बिहार राज्य के करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप सभी का ये अगला सेशन है और मेरी कोशिश है कि मैं आप सभी के मन में, आप सभी के दिमाग में बिहार राज्य से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी याद करवाता चलूं। मेरी क्लास में आप सारी चीजें याद कर लेंगे, लेकिन बस एक काम करिएगा, इस क्लास को आप ऑफलाइन क्लास की तरह मान के चलिए। पेन कागज के साथ बैठिए, बाकी मेरा टीचिंग स्किल होगा, मैं आपके दिमाग में बैठाता चला जाऊंगा, एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य। मैं आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर्स ही पढ़ाऊंगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि आपको अब निश्चिंत हो जाना है, बिहार राज्य से जुड़ा हुआ करंट अफेयर जो आपका पूछा जाता है इस क्लास से निकल के आएगा 100%। बाकी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए मेरा आजाद आईएएस एकेडमी में लाइव क्लास चलती है, उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। सुबह प्रातः 5:30 बजे क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, चलिए अब आप सभी देखो जानते हो, इसको लेकर ये अभी चर्चा में भी था, बट ये काफी पहले की घटना है। पिछले साल मतलब 4 मार्च 2024 को पटना के गंगा नदी के निकट ही जो है एक भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका बनाया गया था। आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। अब आप सभी को पता है कि भारत में डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है, डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है और इस समय यह संकटग्रस्त भी है। ठीक है, तो भारत में जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो पटना में बनाया गया हमारा। ठीक है, लेकिन ये बन तो गया है, लेकिन बनने के बावजूद भी, इसका उद्घाटन हो जाने के बावजूद भी अभी भी निष्क्रिय है, उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। अभी भी स्थिति यहां पे बहुत बुरी है यहां पे, क्योंकि यहां पर समस्या क्या है, मैं एक बार समस्या आपको बताता हूं कि यहां पे एक्चुअल में चुनौतियां क्या है। और अभी देखो एक चीज समझिए, भारत में लगभग 3000 गंगा डॉल्फिन है, गंगा नदी पे डॉल्फिन पाई जाती है। यह भारत का जलीय जीव है, उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जीव है। तो 3000 में से आधे से अधिक बिहार में है आपकी, लेकिन इनके आवासों को खतरा है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसी को लेकर के एक रिसर्च सेंटर बनाया गया। भारत के डॉल्फिन मैन है जिनका नाम है आर.के. सिन्हा। ठीक है, इन्होंने 15 वर्ष पहले ही राष्ट्रीय जो है जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में एनडीआरसी के बनाने की बात की थी आर.के. सिन्हा ने। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि भारत के डॉल्फिन मैन किसको कहा जाता है? आर.के. सिन्हा जी को। ठीक है, तो अभी उन्होंने भी कहा कि ये सेंटर बन तो गया है, लेकिन इस सेंटर में काम कुछ हो नहीं रहा है। कारण क्या है? ना तो ह्यूमन रिसोर्स है और ना तो संसाधन है, मतलब ना तो मानव, मतलब ना तो यहाँ पे कोई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, और ना ही उपकरण है। मतलब अभी भी ये बन गया लेकिन कार्यरत नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए। तो उद्घाटन तो हो गया, लेकिन भारत में यही समस्या है ना, चीजों का उद्घाटन हो जाएंगी लेकिन फिर चीजें होंगी नहीं। तो इससे देरी हो रही है और इससे एक समस्या ये निकल के आ रही है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है इसको लेकर के बाधा उत्पन्न हो रही है, इसके शोध को लेकर बाधा उत्पन्न हो रही है। अब आप सब लोग इत्मीनान से देखो, एक एक चीज समझिए, क्योंकि ये सब इंटरव्यू तक में भी काम आएंगे। जो चीजें बताऊंगा मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा। प्री भी लेकर चलूंगा, मेंस भी लेकर चलूंगा और इंटरव्यू लेकर भी चलूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब देखिए, इसको लेकर के जो डिले हो रहा है वो निश्चित तौर पे इस केंद्र को बनाया किस लिए गया है, ताकि डॉल्फिन का संरक्षण किया जाए, उनके व्यवहार का, उनके हैबिटेट का, यानी उनके आवास क्षेत्र का अध्ययन किया जाए, और मछली पकड़ने के दौरान डॉल्फिन को ना पकड़ा जाए उसके लिए मछुआरों को प्रशिक्षित करना, ये सारे कामों को लेकर के ये पूरा का पूरा आपका रिसर्च सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के पास ही अवस्थित है। डॉल्फिनों के प्राकृतिक आवास को प्रत्यक्ष रूप से यहां से देखा जा सकता है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी से। तो ये पटना विश्वविद्यालय परिसर पर ही आपका गंगा नदी के किनारे आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज समझिए, आप सभी को पता है कि अभी देखो बिहार में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज तो नहीं है, लेकिन बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, वहां पर अभी बीच में क्या हुआ था, भागलपुर में एक पुल बना था, तो पुल का जो मलबा था उस मलबे के कारण से डॉल्फिन के, बहुत सारी डॉल्फिन वहां पे मरी भी और उनकी समस्याएं भी हो गई। तो गंगा की डॉल्फिन जो है ना बहुत तेजी से लुप्तप्राय हो रही हैं, उनका पूरा का पूरा आवासीय संकट
डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये आपका रिसर्च सेंटर इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, एक अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके तहत ही ये सारे के सारे जो है संरक्षण आपके किए जाते हैं। ये आपको दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक है, हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अभी नहीं तो कभी पूछा जाएगा। ठीक है, और डॉल्फिन केवल गंगा में नहीं पाई जाती, सिंधु में भी पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है ना, और भी पाई जाती है। हुआंगहो नदी चाइना में भी पाई जाती है आपकी, है ना, मिस्र में भी पाई जाती है, कई सारे देशों, अमेजान में भी पाई जाती है। लगभग 6 आपकी प्रजातियां हैं इसकी जो पाई जाती हैं। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन आपकी हमारे यहाँ का राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पे है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों में आपका जो है इसका आवास क्षेत्र आपका अवस्थित है। भारत के 7 राज्यों में आपका ये पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ये अधिवासों में आपको इसको देखना चाहिए। ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड प्रजाति के तौर पे आपका एस्टेब्लिशमेंट है इसको। ठीक है, संरक्षण के लिए देखो कई काम किए गए। एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आपका 2021 में स्टार्ट किया गया था। अभी जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। एक चीज और आपको बता दूं, एक विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित है आपका, और हस्तिनापुर अभ्यारण्य, ये दोनों डॉल्फिन संरक्षण को लेकर के अभ्यारण्य आपके बनाए गए हैं। विक्रमशिला अभ्यारण्य कहां पर है? बिहार में। कब बनाया गया था? 1991 में। और एक हस्तिनापुर अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, लेकिन ये डॉल्फिन संरक्षण के लिए ही आपका पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब ये क्षति क्यों हो रही? आवासों में इनके आवासों में संकट है, पॉल्यूशन हो रहा है लगातार, यहां पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इनका शिकार किया जा रहा है, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, डॉल्फिन के बारे में 2-3 बातें और जान लो। ये मीठे पानी में रहने वाला जीव है। ठीक है, मीठे पानी में रहता है, मीठा पानी यानी साफ स्वच्छ पानी पे रहता है। तो गंगा आपको पता है भारत की सबसे, ये ब्लाइंड होती हैं, अल्ट्रासोनिक जो ध्वनियां होती हैं उसके माध्यम से ये कम्युनिकेट करती हैं। अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक जो कंपनी है जो आपकी अल्ट्रासोनिक होती हैं ध्वनियां, उन्हीं के माध्यम से ये कम्युनिकेशन करती हैं, देख नहीं सकती हैं। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और ये पानी में सांस नहीं ले सकती। ठीक है, पानी में सांस नहीं लेती, तो ये सांस लेने के लिए आपका 20 से 30 सेकंड के लिए ऊपर आती हैं सतह में, तो सांस लेने के लिए ये ऊपर आती हैं बार बार। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये आवाज भी करती हैं, जैसे ही ऊपर आएंगी तो थोड़ा सा सांस लेने के लिए आवाज भी करती हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको डॉल्फिन के बारे में पता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पे घोषित किया गया, और इसका जो अभ्यारण्य बनाया गया है, कहां बनाया गया है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमारे बिहार पटना में बनाया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में ही आपका ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अगले उसमें। अगला करंट अफेयर्स आपका जो है, देखिए भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में आप सभी जानते हैं, और इससे मेंस से एक क्वेश्चन जरूर आता है बिरसा मुंडा जी को लेकर के, उनके योगदान को लेकर के भी आता है, और बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो आंदोलन बने, जो आंदोलन है पूरा का पूरा, उसको लेकर के भी क्वेश्चन आता है। तो अभी आप सभी को पता होगा 2024 में बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती थी। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी कितनी जयंती थी? 150वीं जयंती बिरसा मुंडा जी की। अब सरकार के द्वारा एक काम और किया गया है, 15 नवंबर को जो इनका जन्म दिवस होता है, उसको बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के मनाने की घोषणा की गई है। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस आपका मनाने की घोषणा कब की गई है? 15 नवंबर को। एक तो ये याद रखना, जनजातीय गौरव दिवस भी पूछा जा सकता है, और 150वीं जयंती 2024 में थी। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार के जमुई जिले में आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया गया। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। और बहुत सारी परियोजनाएं भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई इसी अवसर पर, जनजाति कल्याण को लेकर कई सारी परियोजनाएं। तो देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा सामान्यतः ये बात को दिमाग में बैठा लो। प्रधानमंत्री जी बिहार के जमुई जिले में आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक टिकट और एक सिक्का
ठीक है, एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया, और साथ ही कई सारी योजनाएं जो जनजातीय कल्याण से जुड़ी हुई हैं उनका शिलान्यास किया। ठीक है, कई सारे आदिवासी संग्रहालयों को, आदिवासी अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो आदिवासी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनसे जुड़े हुए संग्रहालय बनाए जाएं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने कई सारी योजनाएं बनाई, यहां पे कई सारी योजनाएं की। पहली है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। देखो, इनको धरती आबा के नाम से भी जानते थे हम। ठीक है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, तो इन्हीं के नाम से एक योजना आपकी बनाई गई, धरती आबा। ठीक है, एक बार योजनाओं के नाम आप लिख लीजिए, मैं आपको बता ही दे रहा हूं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, एक तो ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसमें जो है ग्रामीण आवास भी आपके उपलब्ध कराए जाएंगे। जो कमजोर जनजातीय समूह हैं आपके, तो उनको जो है किया जाएगा। एक योजना और आपकी प्रारंभ की गई है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हम पीएम जनमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीएम जनमन, शॉर्टकट में पीएम जनमन योजना। तो एक तो आपकी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना है जो प्रारंभ की गई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा, मतलब लगभग 1,16,000 मतलब घरों को, जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए घरों को बनाने का सरकार का प्रयास है। और साथ ही सरकार जो है जनजाति, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा सरकार ने कई सारी स्वास्थ्य सेवाएं जनजातीय क्षेत्रों में, हेल्थ सेक्टर के लिए भी कई योजनाएं की। उसके लिए मोबाइल चिकित्सा प्रणाली, उसको स्टैब्लिशमेंट करने की बात की। एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालयों को बनाने की बात की। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये भी जो है देश भर में आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास, मतलब यहाँ पर रहने वगैरह की सारी सुविधाएं होती हैं, तो एकलव्य विश्वविद्यालयों को भी बनाने की बात की गई इस अवसर पर। ठीक है, तो ये 2-3 बातें देखो ध्यान रखना है। पहली बात, बिरसा मुंडा जी की जयंती थी, और ये टॉपिक आपको मैं लिख के दे रहा हूं, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक योजना आपकी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष योजना आपकी शुरू की गई। तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो गांव हैं, अनुसूचित जनजाति बहुल गांव हैं, उन गांवों को क्या करना, बेसिक सारी चीजें उपलब्ध कराना, आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, इन सबको जो है उपलब्ध कराना। और जो विशेष रूप से कमजोर जो है जनजातीय समूह हैं, उन सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क, कनेक्टिविटी, इन सब को लेकर के प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का भी शुरुआत किया गया। यानी सरकार अब जो है आदिवासियों को लेकर के बहुत ही जो है सक्रियता से कार्य कर रही है, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक करंट अफेयर्स ये है। बाकी बिरसा मुंडा जी से उनके जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और जिस तरीके से उनके द्वारा जो है कार्य किया गया, उन सब को लेकर एक पर्टिकुलर सेशन मैं लूंगा। 19वीं शताब्दी के आदिवासी नेता और झारखंड के उपनिवेशवाद विरोधी प्रतीक बिरसा मुंडा जी को हम डिस्कस करेंगे। धरती आबा उन्हें क्यों कहा जाता है, इसके लिए डिटेल में एक सेशन में आपका लूंगा, और जिसको आप लोगों को फिर आराम से पढ़ना है। बिरसा मुंडा जी को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। जनजातियों के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पे है, इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे 15 नवंबर को मनाने की सरकार ने योजना बनाई है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें मैं आगे आपको डिटेल में एक सेशन अलग से मैं बिरसा मुंडा जी के ऊपर ही लूंगा, जिसमें मैं इनका शुरुआत से लेके अंत तक सारी चीजें बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आप केवल करंट के दृष्टिकोण से इसको समझ लीजिए। ठीक है, रितेश कामत जी कह रहे हैं सर, अब बिहार का कोई एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा है और ना बिहार की क्लास करने का मन कर रहा है, क्लास से जा रहा हूं सर। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चे हैं, मैं देखो आपकी पीड़ा आप भी जानते हैं, पीड़ादायक चीज है जो भी अभी चल रहा है बिहार में। बच्चों की सुनी नहीं जा रही, लाठीचार्ज हो रहा है, आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन आप एक चीज समझिए, आपका धर्म पढ़ना है, आप अपने धर्म से मत भागिए। मैं समझ सकता हूं इस समय आपके मन में बहुत सारे बातें चल रही होंगी कि मैं पढ़ रहा हूं, ये पढ़ना कितना कारगर है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें मन में चलती हैं, बहुत सारी मन में बातें चलती हैं। लेकिन आप पढ़ाई से नहीं भाग सकते हो। पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप जीवन में
कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे या कुछ बड़ा बदलाव कर पाओगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सोचिए, कई बार जब मन में लगे, देखो व्यवस्थाएं खराब हैं हमारे राज्यों ने, जो जितने भी संस्थान है, मैं ये आपको भी पता है कि भ्रष्टाचार तो है, लेकिन आप समझिए भीमराव अंबेडकर जी जब थे जिस समय काल पे, उस समय तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था उस कम्युनिटी को, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की, जितना पढ़ सके उन्होंने पढ़ा। आज वो वर्ल्ड के देखा जाए तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन में से एक आएंगे भीमराव अंबेडकर जी, इतने पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति। तो विपरीत परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बदलने में समय थोड़ा ना लगेगा, लेकिन उससे आप अपना कर्म थोड़ा ना छोड़ दोगे। आपका कर्म है पढ़ना, मेरा कर्म है आपको पढ़ाना, तो आप अपने कर्म से मत भागिए, बस मैं यही कहूंगा आप सभी से, ठीक है। हाँ, समय में परिवर्तन होता रहता है, कई बार बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन भी आएंगे, तो अच्छे और बुरे दिन का ये तो एक जुड़ाव है। सरकार अभी नहीं सुन रही, सुनेगी भी, बीपीएससी नहीं सुन रही, सुनेगी भी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब आगे देखिए, ये राजगीर वाली जगह है, राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप की राजगीर मेजबानी करेगा 2025 में। राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आप सभी का, यहाँ पे अभी महिलाओं का भी हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, भारत उसमें जीता था, भी उसके बारे में बता दूंगा, बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप कहां होने वाला है, राजगीर में। पुरुष हॉकी एशिया कप, एशिया कप कहां होने वाला है, बिहार के राजगीर में। बहुत ही शानदार जगह है, मैं राजगीर स्वयं गया हूं, मैंने भारत दर्शन भी शूट किया है वहां पे, है ना। पूरा मगध साम्राज्य वाला क्षेत्र है, 5 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ पूरा का पूरा, बड़ा ही सुंदर है। इस पे मेरा भारत दर्शन का एक वीडियो है, जरूर से जरूर आप उसे देखिएगा। राजगीर को मैंने पूरा शूट किया, आपका बिंबसार वगैरह उसका वो सब दिखाया है, जो वहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है। तो राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन होना है, ठीक है। कब से कब तक होगा, 27 अगस्त 2025 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक आपका ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड कप भी होना है 2026 में हॉकी का, उसका एक क्वालिफाइंग इवेंट के तौर पे भी आपका ये होता है। तो एक तो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, कहाँ होने वाला है, हमारे बिहार के राजगीर में, ठीक है। अभी हाल ही में महिलाओं का जो आपका इसमें भारत ही जीता है ना। एक बार दिमाग से ये वाला करंट अफेयर्स अपने बैठा लीजिए, लिख लीजिए इस चीज को, क्योंकि इसको लेकर के पूरी संभावना क्वेश्चन होगी। अभी भारतीय महिला जो हॉकी टीम है आपकी, उसमें जो है भारत जो है जीत गया है, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत जीत गया है, महिला हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है। और किसको पराजित किया है हमने, चाइना को पराजित किया है। कहां हुआ था कार्यक्रम, ये भी आपका राजगीर में हुआ था। तो महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी, महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, ये आपका 2024 प्रतियोगिता भी इसी पे हुआ था, ठीक है। राजगीर ये आपका जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, राजगीर हॉकी स्टेडियम भी कह सकते हैं आप इसको, यहीं पर जो है चीन को 1-0 से हरा दिया भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा। तो ये आपको दिमाग में बैठा के, सबसे ज्यादा गोल किया था दीपिका जी ने, दीपिका कुमारी हैं, 31 गोल उनके द्वारा किया था। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। और नीतीश सरकार, जो हमारे नीतीश जी हैं, उनके द्वारा स्पोर्ट को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक इनिशिएटिव है राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे 2025 में पुरुष एशिया हॉकी एशिया कप भी यहाँ पे आयोजित हो रहा है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ। पुरुष हॉकी एशिया कप जो है, इसका आयोजन 2011 से हो रहा है, और इसमें ये जो एशिया हॉकी कप है, तो इसमें सारे एशिया के देश नहीं आते, इसमें भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चाइना, ये टीमें आपकी इसमें सम्मिलित होती हैं। चीन की टीम भी है हॉकी में, चाइना, भारत, पाकिस्तान, पड़ोसी पाकिस्तान हो गया, मलेशिया, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, मॉरिशस नहीं बोल रहा हूं, मलेशिया बोल रहा हूं, मलाया प्रायद्वीप में आपका है पूरा का, थाईलैंड के नीचे मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना, वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। तो
एशिया हॉकी महासंघ जो है उसके द्वारा ये किया जाता है, और 33 सदस्यीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से संबंधित है। यहां पर एशिया कप की 8 टीमों का टूर्नामेंट होता है, जिसमें विजेता 2026 में विश्व कप की योग्यता को प्राप्त करेगी। जो भी इसमें जीतेगा वो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग रखना है। महिला वाला मैंने आपको बता दिया, राजगीर में ही हुआ था, महिला जो है आपकी भारत की टीम चैंपियन हुई थी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे में गए थे, दरभंगा के दौरे में गए थे, और वहां पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, बहुत सारी, रेलवे के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 25 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया अभी बिहार में। सबसे पहले तो एम्स बनाया जा रहा है दरभंगा में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एम्स बनाया जा रहा है, ये दूसरा एम्स है बिहार का। ये कहां बनाया जा रहा है? दरभंगा में। एम्स आपका कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। लगभग 1264 करोड़ रुपए की खर्चा आएगा इसमें। तो दरभंगा में क्या बन रहा है? एम्स बन रहा है आपका। पहले तो ये दिमाग में बैठा के रखिए, बिहार का दूसरा एम्स है जो दरभंगा में बन रहा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। एक तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी होगा, नर्सिंग कॉलेज भी होगा, और यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह भी होंगे, कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, सब कुछ होगा। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे एम्स का आ जाना। ठीक है, साथ ही सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र बनाए गए। देखो, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होते हैं जिसमें सस्ते मूल्यों पे दवाएं मिलती हैं। ठीक है, जेनरिक दवाएं होती हैं, वो ब्रांडेड दवाएं नहीं होती हैं, पर वो बहुत ही सस्ती होती हैं। समझिए, जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं लगभग 20 गुना महंगा होती हैं। तो सरकार के द्वारा जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए गए, केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया। तो सरकार का उद्देश्य है कि जन औषधि केंद्र बन जाने से लोगों को सस्ते में दवाएं मिले, जेनरिक दवाओं का उपयोग से बढ़ावा मिले। इसके लिए भी सरकार काम कर रही है, और सरकार सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो एम्स चालू किया गया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र आपके लगभग 18 केंद्र आपके यहां पे चालू किए गए बिहार के भिन्न भिन्न जगहों पे औषधि केंद्र, ताकि जेनरिक दवाएं सभी को उपलब्ध हो सके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कर रही है। यहाँ पे कई सारी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं को भी यहाँ पे जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया। रेलवे का भी जो है कई सारे आपके बाईपास लाइन वगैरह भी यहाँ पर, तो सड़क और रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे के विकास के लिए भी सरकार ने काम किया। ईएमयू वगैरह जो होती है ना, ईएमयू इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट बोलते हैं ईएमयू को। ईएमयू का फुल फॉर्म क्या है? एक मेमू ट्रेन जो होती है, मेमू ट्रेन, उसी को हम ईएमयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कहते हैं, उनको चलाने की बात की गई है ना। मेमू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, वो आपका है मेमू ट्रेन। मेमू ट्रेन बोलते हैं ना, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को हम मेमू कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो है ये ट्रेन ही आपकी होती है। ठीक है, छोटी और मध्यम दूरी के मार्गों पर चलने वाली ट्रेन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, स्पष्ट है सभी को? तो प्रधानमंत्री जी दौरे पर आए थे और उन्होंने बिहार को कई सारी सौगातें दी। जैसे मैंने एम्स के बारे में आपको बताया, जन औषधि केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए कई सारी परियोजनाओं का। ठीक है, एक 4 लेन बनाया जा रहा है, गलगलिया अररिया खंड को जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। अररिया से पश्चिम बंगाल तक एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, और रेलवे अवसंरचना का भी प्रधानमंत्री जी ने एस्टेब्लिशमेंट किया। नई सारी मेमो और ईएमयू ट्रेनें भी चलाने की बात की। ठीक है, इसके अलावा सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी कई सारी परियोजनाओं को शुरू किया। भारत सरकार की जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो बिहार के 5 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर में सिटी गैस वितरण नेटवर्क को एस्टेब्लिशमेंट करने का सरकार प्रयास कर रही है। आप सभी को पता है कि बिहार में एक रिफाइनरी है जिसका नाम है बरौनी रिफाइनरी। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी, वहां पर एक नई विनिर्माण इकाई को भी एस्टेब्लिशमेंट करने का सरकार ने प्रयास किया। तो सरकार देखो आयुष के माध्यम से चाह रही है कि चीजें एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं,
हेल्थ सेक्टर आपका बहुत उच्च हो जाए। आयुष के बारे में आप सभी जानते हैं, मेडिकल सेक्टर में आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, इन सब को लेकर के आयुष मंत्रालय बाकायदा बनाया गया और उसको लेकर ही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास है। एक आयुष चिकित्सा पद्धति को भी सरकार प्रमोट कर रही है इस समय, ठीक है। आयुर्वेद बहुत ही पुराना है, यूनानी बहुत पुराना है, ये सब भारत की प्राचीन है ना, जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ये सब प्राचीन जो है आपके भारत की। योगा और प्राकृतिक चिकित्सा आपका पतंजलि के द्वारा जो है, तो ये सारी चीजें जो है स्टैब्लिशमेंट की गई। सिद्धा भी है आपका, सिद्धा चिकित्सक, और भी है कई सारे, होम्योपैथिक वगैरह, वो सब इसी के साथ जोड़े गए हैं। तो बिहार में स्टैब्लिशमेंट चल रहा है बड़े तेजी से सरकार के द्वारा, ठीक है। स्पष्ट हो रहा है, नहीं स्पष्ट हो रहा? देखिए मैं आप सभी को, मेरा प्रयास यही है कि आपके दिमाग में चीजें साथ साथ बैठते हुए चली जाएं, आपको दिमाग में चीजें साथ साथ बैठते हुए चल जाएं। एक बार बताइए, क्लास में चीजें समझ में भी आ रही हैं, याद भी हो रही हैं? मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जितना आपके लिए जरूरी है और जो टॉपिक आपके लिए जरूरी है केवल वही टॉपिक मैं आपको कराऊंगा जो इस समय चर्चा में थे। मैं केवल बिहार के करंट अफेयर्स को बढ़िया से पढ़ा देना चाहता हूं। ये जो अगला आप देख रहे हैं जो मैप है, ये है गया का, ठीक है। गया में सरकार जो है क्या करने जा रही है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का विकास कर रही है। दरअसल देखिए एक कॉरिडोर है, मैं आपको ये वाले मानचित्र को बता देता हूं। ये कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये अमृतसर से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अमृतसर इसको बोलते हैं AKIC, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। ये पूरा का पूरा पहले नेशनल हाईवे 2 भी था, इसी को ग्रांड ट्रैक रोड भी कहते हैं, है ना। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी, शेरशाह के टाइम पीरियड पे। तो अभी सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम है, उसके द्वारा क्या किया गया है, एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की गई है। और ये कहां की गई है? गया क्षेत्र में। कहां की गई है? गया रीजन में। गया को इस बार जो है ना बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो गया क्षेत्र में, एक तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है आपका ये पूरा का पूरा, तो एक औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का विकास किया जा रहा है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का विकास किया जा रहा है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का विकास किया जा रहा है, ठीक है। और वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिशमेंट करें, बस इतना याद रखिएगा। बाकी इस बार के बजट में आपको पता है कि गया को लेकर के बहुत सारे जो है नए सरकार के बहुत सारे उद्देश्य थे, ठीक है। ये देखिए आपका जो ये पूरा का पूरा AKIC है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये लगभग पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो अमृतसर से लेकर पश्चिम बंगाल में एक जगह है दानकुनी, वहां तक आपका ये 1839 किलोमीटर की लंबाई का गलियारा है और ये पूर्वी समर्पित गलियारा है। इससे पूरा का पूरा भारत का पूर्वी क्षेत्र, ये पूरा पश्चिम को पूरब से जोड़ता है, ठीक है। पश्चिम को पूरब से उत्तर को पूरब से जोड़ने का ये प्रयास करता है। तो इसी गलियारे पे एक जो है क्या बनाया जा रहा है, गया वाले क्षेत्र पे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, यानी यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार चाहती है कि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लगें ताकि जो है इसके माध्यम से पूरे भारत में, अब देखो ये बिहार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार के लोग बिहार से पलायन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ विकल्प नहीं है। यदि उनको इस तरीके के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पे पलायन पे भी हम रोकथाम लगा पाएंगे और बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर यहां से उपलब्ध करा पाएंगे। तो एक तो आपका देखिए खबर ये हो गई आपकी, ठीक है। गया में जो है आपका क्या बन रहा है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, ठीक है। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बनाया जा रहा है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, ठीक है। किसके किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण करके जो आपका है BIADA बोलते हैं ना, उसके द्वारा, और जो है आपका राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास प्राधिकरण के द्वारा, इन अथॉरिटीज के बीच का MU है। इसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। प्रधानमंत्री जी दरभंगा गए थे, एम्स दरभंगा की बात हुई यहाँ पे। महिला ने जो है चैंपियन बनी इस बार की, और ये पुरुष हॉकी जो है एशिया विश्व कप 2025 यहीं पर होना है। विश्व कप नहीं है, एशिया कप है, ठीक है।
विश्व कप आपका 2026 में है। बिरसा मुंडा जी के बारे में मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें, और इसके बाद एक करंट अफेयर्स हमने डॉल्फिन को लेकर के डिस्कस किया। तो ये बिहार से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, और मैं चाहता हूँ ये सेशन अब आप लोग रेगुलर देखिए, कंटिन्यूअस देखिए, एक एक सेशन से बिल्कुल रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। ठीक है, चलिए।